हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम अपने अकाउंटेंसी के रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल की कंप्लीट थ्योरी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ना सिर्फ थ्योरी बल्कि रिवीजन में आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मतलब जिस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जनरल करनी रहती है, जो फॉर्मेट होता है आपका अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, उन सारी चीज़ों को, फॉर्मूले को, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को आप लोग स्टार्ट से एंड तक देखना। ये चैप्टर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका रिवाइज ना हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट में लगभग हमेशा पूछा जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, देखो बहुत ही ईजी टर्म है। मान के चलो आप और हम मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए 20 रुपीज़ एंड मैंने इन्वेस्ट किया 10 रुपीज़। ठीक है, तो आपने कहा कि हम दोनों अपने इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उन्हें शेयर करेंगे 2:1 की रेशियो में। यानी कि टोटल जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 जो पार्ट है वो आप रखोगे और 1/3 पार्ट को मैं रखूँगा। ठीक है, तो फिर हमने बिजनेस को कंटिन्यू किया और साल के अंत में हमें प्रॉफिट हुआ टोटल 3 रुपीज़ का। तो जब मुझे 3 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पे आपने 2 रुपये खुद के पास रख लिए और 1 रुपये मुझे दे दिए। तो ये जो हमने छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया था वो कहलाता है पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन साथ में मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किए और ये एग्रीमेंट तय किए कि अब हमें इतने रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करना है। ठीक है, ये कहलाता है पार्टनरशिप। इसे आप किस तरीके से एग्जाम में आंसर कर सकते हो हम ये देखते हैं। देखो, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more persons join hand and start and run a business. They share the profit and losses according to agreement among them. यानी कि जो हमने एग्रीमेंट तय किया था उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। अब एक बहुत ही अच्छी सी डिफिनेशन इसकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है सेक्शन 4 में, उसे हम कंसिडर कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका अगर हम इस स्टेटमेंट के साथ आंसर करेंगे तो एग्जाम में आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो ही जाएंगे। और ये जो नोट्स है मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी नोट्स को फॉलो किया था। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये सफिशिएंट थे मेरे लिए, ये सबसे बेस्ट थे मेरे लिए। और अकाउंटेंसी की जो कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो मैं इसी नोट्स पर बेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership is the relation between 2 or more persons who have agreed to share the profit and losses of the business carried on by all or any of them acting for all. The persons who have entered into partnership with one another are individually called partners and collectively called firm. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में एक पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स हैं वे सारे मिलकर बिजनेस के कंडक्ट को कैरी करते हैं, मतलब बिजनेस के सारे कार्य मिलकर करते हैं। ऐसा होता है कि कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, कोई माइनर पार्टनर होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म के जो भी कंडक्ट होते हैं उनमें अपना कोई फोकस नहीं रखता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये हम काइंड्स ऑफ पार्टनर भी कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पर्सनस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है पार्टनर्स। और इन्हें कलेक्टिवली जब हम इन्हें कलेक्ट करते हैं, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो जिस चीज़ में काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को वो क्रिएट करते हैं, वो कहलाता है फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म। तो ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और यहाँ पे हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देखेंगे पार्टनरशिप के। तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन सी वो क्राइटेरिया है जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पार्टनरशिप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके पॉइंट्स को देखने वाले हैं। टोटल 7 पॉइंट्स को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और ये क्वेश्चन आमतौर पे आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी 6 पॉइंट्स को भी आंसर कर दोगे तो आप एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो लॉन्ग में। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप कह सकते हैं। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 464 के तहत कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के जितने भी मेंबर्स हैं जिन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं वे सारे एग्रीमेंट तय कर चुके होंगे कि प्रॉफिट और लॉस को हमें किस रेशियो में शेयर करना है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट ज़्यादा अच्छा तब होता है जब वो रिटर्न हो, क्योंकि ओरल बातें की रिकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम रिटर्न फॉर्मेट में रखेंगे तो वो एक रिकॉर्ड का काम करेगी और उसे हम कोर्ट में भी ला सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा कि पार्टनर सब लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो उस टाइम वो जो रिटर्न रिकॉर्ड होगा, वो जो हम एग्रीमेंट है अगर हम रिटर्न में रखेंगे तो वो हम दिखा सकते हैं कोर्ट को भी। ठीक है, और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है कि एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स। थर्ड है कैरिंग ऑन द लीगल बिजनेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक भी है कि जो हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं वो एक लीगल देना चाहिए, हम कुछ इलीगल काम ना करें। अगर हम इलीगल काम करेंगे तो वो जो है गवर्नमेंट उसे रद्द कर देगा, गवर्नमेंट उस पार्टनरशिप को बंद करवा सकता है। ठीक है,
फिर अब फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो मतलब हम लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सभी पार्टनर्स के बीच में हम उसके रेशियो में शेयर करेंगे जो एग्रीमेंट में हम मैंने तय किया है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा कि हमने कोई भी एग्रीमेंट तय किया ही नहीं है तो उस केस में जितने प्रॉफिट होंगे उन सभी को हम इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड हम क्रिएट ना करते तो उस टाइम कौन सी चीज़ों को हम इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी कब मिलती है, इन सारी चीज़ों को हम आगे क्वेश्चंस में देखने भी वाले हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 है बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, वे सभी एक्टिव मेंबर्स ही हों। उन सभी को बिजनेस की जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटी होती है उन सभी में भाग लेना ही लेना है। ऐसा होता है कि सभी जितने मेंबर्स हैं, जितने पार्टनर्स हैं, सभी किसी पार्टिकुलर पर्सन को ये काम सौंप दे कि आपको इनके जितने भी बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सभी काम आप सिर्फ करना, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको सैलरी दे देंगे। तो ऐसे कार्य भी होते हैं जहाँ पे टोटल बिजनेस का जो काम है वो सारे मेंबर्स ना करके, सारे पार्टनर्स ना करके कोई एक पार्टिकुलर मेंबर्स करता है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 6 है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिस्की भरा काम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म के जितने पार्टनर्स होते हैं, मान के चलो हमने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया और डिसॉल्व करने के बाद जितने क्रेडिटर्स थे जिन्हें हमसे पैसे लेने थे, अगर हम अपने सारे एसेट्स को बेच दें लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें पे नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने घर के सामानों को बेचना पड़ जाता है उन्हें पे करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। उन्हें घर से भी अपने सामान को बेचना पड़ सकता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 है मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हैं सबके पास ये अधिकार होता है कि वो जो भी कार्य हो रहे हैं उस पार्टनरशिप फर्म में उनका उनके पास रिकॉर्ड रहे, उन्हें पता रहे कि हाँ क्या कुछ हमारे बिजनेस में चल रहा है। ऑल द पार्टनर्स हैव अ राइट टू मैनेज द बिजनेस, हाउ एवर दे मे ऑथोराइज वन और मोर पर्सन टू मैनेज द अफेयर ऑफ द बिजनेस इन देयर हाफ। तो जो मैं आपको बताया कि ऐसा होता है कि जो पर्सन्स होते हैं सारे मेंबर्स ये कह देते हैं कि एक पार्टिकुलर पर्सन आप इस काम को करना, जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी है सारी एक्टिविटी को आप खुद से करना, इसके अलावा हम आपको कुछ सैलरी दे देंगे जिससे आप खुश रहो। तो ये काम भी किए जाते हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में। फिर अब लास्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पार्टनर्स होते हैं नो पार्टनर कैन ट्रांसफर his share to anyone including his her family members without the consent of all the partners। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की सहमति के बिना ऐसा कोई पार्टनर ये कार्य नहीं कर सकता कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर दे, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट 8 पॉइंट्स, कंप्लीट 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप जिससे हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु इज़ नॉट अ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में हम किन्हें शामिल नहीं कर सकते, यानी कि हु इज़ नॉट अ पार्टनर। देखो टोटल 5 कंडीशन हो सकते हैं। पहला स्पॉट विच रन फैमिली बिजनेस। तो वैसे स्पॉट जो फैमिली बिजनेस को रन करते हैं तो वे जो होते हैं उन्हें हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं मान सकते। इसके अलावा जो माइनर होते हैं वो बस प्रॉफिट ले सकते हैं लेकिन वो लॉस नहीं सह सकते। तो माइनर जो होते हैं उन्हें बस प्रॉफिट मिलना होता है और उन्हें लॉस नहीं सहना पड़ता। यानी कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो गया तो हम उन्हें लॉस नहीं देते, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो हम उन्हें पैसे देते हैं, तो उन्हें पार्टनर हम नहीं कहते, ठीक है। फिर अब थर्ड पॉइंट है इनेमी ऑफ नेशन। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। जो दाऊद इब्राहिम है तो उन्हें हम अपने पार्टनरशिप फर्म में शामिल नहीं कर सकते बिकॉज दे ऑल आर द इनेमी ऑफ आवर नेशन, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है मेंटल अनसाउंड पर्सन इज़ नॉट अ पार्टनर। तो जो पागल दिवालिया पर्सन होगा उसे तो हम कभी शामिल करेंगे ही नहीं, ये हमारे लिए लॉस का सौदा होगा। इस कारण हम जितने भी मेंटल अनसाउंड पर्सन होते हैं वे सारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स नहीं हो सकते। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं, ये कितने काइंड्स के होते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है। देखो मुख्यतः 4 तरह में हम इन्हें क्लासीफाइड करते हैं। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट फिक्स्ड पीरियड, पार्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। अब इन चारों का क्या मतलब हुआ, अब हम इन्हें समझते हैं। पार्टनरशिप एट विल हम उन पार्टनरशिप को कहते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप की कोई क्लोजिंग डेट नहीं होती कि इतने टाइम के बाद हम अपनी इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर पार्टनर्स की मर्जी रहेगी तो इसे ये सालों साल 10 दशक तक चला सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पे पार्टनरशिप की कोई क्लोजिंग डेट ना हो। एक होता है पार्टनरशिप एट फिक्स्ड पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक डेट हो ऑलरेडी। जब हम पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करें तो उस टाइम हम ये बता दें कि 31 जनवरी 2025 के बाद ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट कर देंगे हम। और उसके बाद उस डेट को हमें इसे बंद करना पड़ता है, ये बंद हो जाता है।
तो वैसे पार्टनरशिप को जहाँ पे एक डेट फिक्स हो कि इतने डेट तक हमें इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, रन करना है, वो कहलाता है पार्टनरशिप एट फिक्स्ड पीरियड। इसके अलावा एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पार्टनरशिप को क्रिएट किए तो हमारा एक गोल है कि हमें इस गोल को अचीव कर लेना है। जब हम इस गोल को अचीव कर लेंगे फिर हमारा ये जो पार्टनरशिप फर्म था ये हम ख़त्म कर देंगे। तो इसे कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। एक होता है जनरल पार्टनरशिप। तो आम पार्टनरशिप जहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता, जनरल पर्पज़ के लिए हम इसे चला रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस तरीके के टोटल 4 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। चारों पार्टनरशिप को हमने अच्छे से क्लियर। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो अब पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, हमने ये तो देख लिया कि पार्टनरशिप फर्म 4 तरह के हो सकते हैं। सेम उसी तरह पार्टनर्स भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक नॉमिनल, तो एक सब पार्टनर। अब देखते हैं सबसे पहले कि एक्टिव पार्टनर हम किसे कहते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स जो बिजनेस की जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी को ये खुद से मैनेज करते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिव पार्टनर। इसके अलावा स्लिंग पार्टनर कौन होते हैं, तो वैसे पार्टनर्स जिन्हें बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहलाते हैं स्लीपिंग पार्टनर। मतलब बिजनेस में जो कुछ भी चल रहा है, पार्टनरशिप में जो कुछ भी चल रहा है, उन्हें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता, तो वो कहलाते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, इसके अलावा एक होता है नॉमिनल पार्टनर। तो ये तो और ज़्यादा, मतलब इन्होंने ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है और ना ही ये बिज़नेस की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन पर कुछ फोकस भी करते हैं, कुछ देखते भी हैं, कुछ गौर भी करते हैं। इन्हें बस एक परमिट दिया हुआ है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उनमें इनकी एक पहचान बनी हुई है कि ये हमारे पार्टनर हैं। हालांकि ना ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना ही इनका कोई कार्य होता है, ना ही ये जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें से किसी में हिस्सा लेते हैं। बस ये नाम मात्र पार्टनर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये होते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, ये हो गया 3 टाइप। 4th टाइप है सब पार्टनर। तो कोई कोई जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो किसी पर्सन को उठाकर ले आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग इस काम को करना, इसके बदले जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो वो हम आपको शेयर करेंगे, हम आपको भी देंगे। तो वैसे में उन्हें अपॉइंट किया जाता है कुछ खास कार्य को करने के लिए, तो वो कहलाते हैं सब पार्टनर्स। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से पार्टनर्स तो नहीं, लेकिन हाँ सब पार्टनर्स, उन्हें भी बेनिफिट मिलता है पार्टनरशिप फर्म का, तो उन्हें हम कहते हैं सब पार्टनर। ठीक है, तो हमने देख लिया पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ पार्टनर्स कितने तरह के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन पार्टनरशिप डीड एंड डिस्क्राइब इट्स मेजर कंटेंट। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसमें किन किन कंटेंट को हम नोट डाउन करते हैं, अब हमें ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे फाइनल एग्जाम में, यानी कि 2020 के फाइनल एग्जाम के पेपर में लॉग में 5 मार्क्स का पूछा गया था, जिसे मैंने इजीली आंसर कर दिया था क्योंकि मैंने इसी नोट्स को फॉलो ही किया था। ठीक है, देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बेसिकली जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं, उनमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो पार्टनरशिप हम चलाने वाले हैं उनका क्या रूल रहेगा, क्या रेगुलेशन रहेगा, क्या टर्म्स रहेगा, क्या कंडीशंस रहेगा। तो इन सारे को हम जो नोट कर लेते हैं वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। जैसे हमने ये तय कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे, किन पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, तो ये सारी चीज़ों को हम पार्टनरशिप डीड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये क्लियर हो गया। ये जो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारे टर्म्स कंडीशंस को, पार्टनर्स के रिलेशंस को आइडेंटिफाई, मतलब डिफाइन कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इसके क्या क्या कंटेंट है अब ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम और उसका एड्रेस हम सबसे पहले नोट करते हैं, और इसके अलावा बाकी की जितनी चीज़ें हैं जो जो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं। टोटल आपको लिख रहे होंगे, इन सारे पॉइंट्स को आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बेसिकली हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि अगर कोई लड़ाई हो जाए पार्टनर्स के बीच में कि नहीं इसे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो हम उसे कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं नहीं देखिए हमने पार्टनरशिप डीड में ये बातें कही थी और उसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इस कारण ये जो लड़ाई हो रही है बेबुनियाद है, ये फालतू है, और उस अकॉर्डिंग हम कोर्ट केस भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चंस को आपने कवर कर लिया होगा। अब ये तो बस पढ़ने वाली चीज़ें, जैसे नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, तो इसे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इतना मानकर चलता हूँ कि आप लोग कुछ पढ़े लिखे होंगे, आपको पढ़ना आता होगा, तो ठीक है ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि सैलरी हम पार्टनर्स को कितना देंगे, देंगे या नहीं देंगे, इन सारी चीज़ों को हम पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देखने वाले हम सेकंड क्वेश्चन को। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मानकर चलो कि आपने पार्टनरशिप डीड को क्रिएट किया ही नहीं था, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप किस तरीके से शेयर करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस तरीके से शेयर करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप दोगे या नहीं दोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आप दोगे या नहीं दोगे, सैलरी टू अ पार्टनर आप दोगे या नहीं दोगे, तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है,
अगर हमने पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं किया था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। मानकर चलो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और मैंने इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं किया तो उस केस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम दोनों इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो अगर पार्टनरशिप डीड में हमने क्रिएट नहीं किया है और पार्टनरशिप डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बातें नहीं की है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी गई हो और साथ ही साथ जो हमारा फर्म है उसमें प्रॉफिट हो रहा हो। अगर ऐसी बात है कि हमें लॉस हो रहा हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाता, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखना। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं क्रिएट किया गया है तो उस केस में ड्राइंग पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट हमें नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया गया हो, मतलब पार्टनरशिप डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ बातें नहीं कही है, तो उस केस में हम जो लोन लेंगे उसमें 6% का चार्ज किया जाता है और ये होता है पर एनम, यानी कि साल भर में 6% के अकॉर्डिंग हम उस पर चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है सैलरी टू अ पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप डीड हमने क्रिएट नहीं किया तो उस केस में किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी जाती। अगर पार्टनरशिप डीड हमने क्रिएट किया है, हमने किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि आपको हमारे बिजनेस के कंडक्ट में इन चीज़ों में आपको हेल्प करना है, तो उस केस में हम सैलरी किसी पार्टनर्स को देते हैं। लेकिन अगर हमने पार्टनरशिप डीड क्रिएट किया ही नहीं तो उस केस में हम सैलरी किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि पार्टनरशिप डीड ना रहने के कारण हमें किन किन चीज़ों को किस तरीके से देखना पड़ता है, किस तरीके से करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन है गिव द राइट्स ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर होते हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं अब हम ये देखने वाले हैं। तो एक अधिकार तो ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उन सभी में पार्टिसिपेट करने का, अगर कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उनमें ये भाग ले सकते हैं, यानी कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इनका पहला अधिकार होता है। इसके अलावा दूसरा अधिकार क्या है इनका, दूसरा राइट क्या है इनका, दूसरा राइट ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो उन्हें ये एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें ये देख सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है कि जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उन्हें ये देखने नहीं दिया जाएगा, नहीं, वो क्योंकि पार्टनर्स है उस पार्टनरशिप फर्म के, इस कारण वो देख सकते हैं कि क्या कुछ बुक्स में हुआ है, कितना इनकम हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, इनका राइट उन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा इन ऑल केसेस ओपिनियंस एंड द राइट्स टू बी हर्ड। तो वही बातें हैं, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो पार्टनर्स जो हैं अपनी सहमति दे सकते हैं, या पार्टनर्स ये बोल सकते हैं कि आप ये नहीं करो वो करो, मतलब जितने पार्टनर्स हैं उन सभी के पास ये राइट है कि जो कुछ भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उनके कॉन्सेंट से लिए जाए, वो उनकी सहमति से लिए जाएँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट शेयर किया जाता है उन्हें इस तरीके से शेयर किया जाए कि जो हर पार्टनर्स खुश रहे, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सभी मेंबर के कॉन्सेंट से होगा, सभी मेंबर की सहमति से होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा द राइट टू रिसीव रिटायरमेंट। तो जब चाहे वो रिटायरमेंट ले भी सकते हैं। इसके अलावा द राइट नॉट टू बी रिमूव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पार्टनर्स एक साथ मिल गए और एक पार्टनर्स को सीधे अलग कर दिए, बोले निकल जाओ यहाँ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें दी गई है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें यही अधिकार दिए गए हैं। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है गिव द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को क्या क्या ड्यूटीज दी गई है, मतलब उन्हें क्या 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 करने पड़ते हैं। तो देखो ड्यूटी टू एक्ट, यानी कि उन्हें कुछ काम करने पड़ते हैं, जो भी जो भी पार्टनरशिप फर्म के जो भी कार्य होते हैं उन सभी को इन्हें करना पड़ता है। अब ऐसा ये नहीं है कि ये कह देंगे नहीं मैं करूँगा ही नहीं, लेकिन सैलरी किसी को नहीं देंगे, मतलब सब कुछ बराबर चाहेंगे और ये चाहेंगे कि मैं काम भी ना करूँ, तो नहीं, उन्हें कुछ एक्ट करना पड़ता है, उन्हें कुछ कार्य करना पड़ता है अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें कही गई है तो। इसके अलावा द ड्यूटी टू एक्ट इन इट्स ओन राइट रीजन। तो जिस क्षेत्र में इन्हें काम दिया गया है उस क्षेत्र में इन्हें सही से काम करना चाहिए। फिर है ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफर योर इंटरेस्ट, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बताया था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, तो इनका ये मतलब ड्यूटी बनता है कि ये इनका जो इंटरेस्ट था उन्हें ये अपने फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र ना करें, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी ड्यूटीज होती है किनकी, तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग जो क्या होता है, जो भी हम मनी विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म से
उससे हम ड्राइंग करते हैं, और ड्राइंग जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है जो हमें पे करना पड़ता है। तो ये वैरी करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप उस ड्राइंग को कब निकालते हो। ऐसा होता है कि आप एक फ़िक्स टाइम पे निकालते हो तो उस टाइम कुछ अलग से कैलकुलेशन किया जाता है। एक होता है कि आपको मतलब पता नहीं रहता, डेट दिया नहीं रहता कि आपने कब निकाला था। एक होता है कि साल के अंत में निकालते हो। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड होता है। 4 मेथड होते हैं, उन सारे मेथड को हम देखने वाले हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म से जितनी मनी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट, लेकिन अगर पार्टनरशिप डेट में इसके बारे में कुछ ना कहा गया हो तो उस केस में हम ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, ठीक है। अब देखो 4 केसेस बनते हैं। पहला केसेस तो ये हो गया कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग मेड इज गिवन। तो जब डेट दिया गया है कि आपने कब ड्राइंग किया था, आपने कब पैसे को विड्रॉ किया था, तो जब से उन्होंने पैसे को विड्रॉ किया उसके बाद से जब अकाउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग डेट आ गया, तो वहाँ तक की हम जो मेरा ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन तक हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग मेड इज़ नॉट गिवन। तो उस केस में अगर मेरा एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो हम 6% करके चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम उसके ड्राइंग पे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डेट में कुछ बातें नहीं की गई है तो उस केस में हम कुछ चार्ज नहीं करते, ठीक है। फिर एक हो गया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी अमाउंट विड्रॉ कर दी गई है, जितने महीने के लिए की गई थी, उन सभी को हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। इसके अलावा एक और होता है वे अमाउंट ऑफ विड्रॉवल आर इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर हम मान के चलो कि साल की स्टार्टिंग में मैं हमेशा आता हूँ, साल की स्टार्टिंग में नहीं, मंथ की स्टार्टिंग में मैं हमेशा आता हूँ, पैसे निकालता हूँ, फिर मंथ की स्टार्टिंग में आता हूँ, फिर पैसे निकालता हूँ, इस तरीके से विड्रॉ करता हूँ। तो इनके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का अपना एक अलग फार्मूला होता है। देखो, वेन मनी इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि जब मैं स्टार्टिंग में निकालता हूँ तो उसका फार्मूला होता है टोटल पीरियड प्लस इंटरवल ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाई 2। फिर हमारा निकल जाता है कि वो कितने मंथ के लिए हमें निकालना होता है उसके इंटरेस्ट को। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जब मनी को हम मंथ के लास्ट में निकालते हैं, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल पीरियड माइनस इंटरवल ऑफ पीरियड डिवाइडेड बाई 2। फिर ये निकल कर आ जाता है कितने मंथ के लिए हम उसे चार्ज करना है। इसके अलावा एक और विड्रॉवल होता है जहाँ पे हम पीरियड के मिडिल में यानी कि बीच में पैसे को निकालते हैं। तो अब ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ये एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टोटल पीरियड था हमारा टोटल पीरियड से हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा मंथ निकल कर आ जाता है। इसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का अब जो फार्मूला है वो होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी कि जितने ड्राइंग्स को हमने अब तक निकाल लिया है, इनटू जो हमारा रेट है, मान के चलो 6% है, तो 6/100 इंटू तो जितने मंथ निकल कर आए उतने मंथ को हम ऊपर साइड लिखेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा वीडियो कहीं लेंदी ना हो जाए, तो आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू को डालकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई पार्टनर्स कैपिटल, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो, जो भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ कैपिटल को लेकर आते हैं। तो उनका जो कैपिटल होता है उन्हें हमें उनके एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मान के चलो जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो 2 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम 2 अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम जो 2 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एक तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जो हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था, बस उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंस में। और इसके अलावा अगर हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ और मतलब ऐड कर रहे हैं कैपिटल में उस पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो हम उसे ऐड कर देते हैं उसी कैपिटल अकाउंट में। और अगर हम कुछ पैसे डाल रहे हैं तो हम उसमें माइनस कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज जो ओपनिंग बैलेंस होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, वो सेम ही होता है। और बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सारी चीज़ों को हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका वो फॉर्मेट को दिखाता हूँ। तो ये रहा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आप इस कंप्लीट फॉर्मेट को देख सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो तब तक, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तब तक चेंज नहीं होता जब तक अगर हम कोई कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना करें, मतलब ऐड ना कर दें,
और इसके अलावा अगर हम मनी को विड्रॉ ना कर दे, मतलब कैपिटल को विड्रॉ ना कर दे, तब तक हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सेम ही होता है। इसके अलावा हम बाकी सभी चीज़ों को, जैसे सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा जितने भी सैलरी, कमीशन, जो भी सारी चीज़ें हो गई, उन सभी को हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इस तरीके से आप एग्जाम में भी आंसर करते हो। ठीक है, कैपिटल को आप शो करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हो। अब हम देखने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को। इसमें हम बस एक ही को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, हम सारी चीज़ों को, या तो हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो सैलरी है, या तो कमीशन है, जो भी चीज़ें, सारे को हम इसी एक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये रहा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, वो होता है डिफरेंस का, यानी कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम ये देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम दो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम बस एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और वो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने देख लिया नंबर ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब सेकेंड बेसिस है एडजस्टमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उन्हें हम बस करेंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। हम जो एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं करेंट अकाउंट, हम बस उन्हीं में, इसके अलावा बाकी चीज़ों को, मतलब जो हमारा कैपिटल था उसे हम बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो, क्योंकि हम सिंगल अकाउंट प्रिपेयर ही करते हैं, इसलिए सारे एडजस्टमेंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड डिफरेंस हो सकता है फिक्स्ड बैलेंस का। फिक्स्ड बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, तो उस केस में इसका जो बैलेंस होता है वो अनचेंज रहता है जब तक हम कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट ना करें, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करें। इसके अलावा जब तक हम विड्रॉ ना करें तब तक इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है और ओपनिंग बैलेंस होता है ये रिमेन अनचेंज, ये चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम वही बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, जो डेबिट बैलेंस होता है, वो वेरी करते रहता है, वो चेंज होते रहता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऐसा भी होता है कि या तो कभी क्रेडिट बैलेंस हो जाता है या तो कभी डेबिट बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है बैलेंस के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस ओनली, क्योंकि यहाँ पे बस जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, हम बस उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो उसका जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे जितने एडजस्टमेंट होते हैं, जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सारे को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहाँ पे हमें जो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, इन दो अकाउंट को प्रिपेयर करते थे, अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। देखो, कैपिटल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक पार्टनर ने जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था फर्म में वो फर्म के साथ बनी रहे, और यही कारण है कि हम यहाँ पे कोई भी एडिशनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। हम बस तभी इसमें रिकॉर्ड करते हैं जब पार्टनर्स उस कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर में कुछ कैपिटल और इंट्रोड्यूस करे, मतलब ऐड करे, तो वो हम शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल कोई, तो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था वो फर्म के साथ बने रहे। इसके अलावा जो करेंट अकाउंट होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी बकाया राशि एक पार्टनर की वो कहीं उससे ज़्यादा विड्रॉ ना कर दे, और इस कारण हम यहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इन सारी चीज़ों को हम करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला डिफरेंस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। अब सेकेंड डिफरेंस है नेचर ऑफ अकाउंट। तो देखो, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बस जो हमारा कैपिटल है उससे ही शो करते हैं, इस कारण इसका जो ये होता है, मतलब अमाउंट होता है, वो फिक्स्ड रहता है, साल दर साल वो चेंज नहीं होता जब तक हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करें या फिर विड्रॉ ना कर लें। लेकिन जो करेंट अकाउंट होता है ये फ्लक्चुएट करते रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस का थर्ड बेसिस है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में बस उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे कैपिटल का कुछ लेना देना होता है। जैसे अगर हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तब उन्हीं को हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उन्हें ही हम कैपिटल अकाउंट में
शो करते हैं। लेकिन करेंट अकाउंट में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो सिर्फ ड्राइंग हो, उन सारी चीज़ों को हम करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और यही कारण है कि ये फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। इसका जो बैलेंस होता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। फिर अब बेसिस है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो देखो, जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम जो कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में क्योंकि हम बस अपने इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, अपने कैपिटल को दिखाते हैं, तो इसलिए जो हमारा कैपिटल होता है उससे ज़्यादा तो हम विड्रॉ कर नहीं सकते। और इस कारण जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, इसका जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। लेकिन करेंट अकाउंट में क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इस कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ये डेबिट बैलेंस भी शो करता है और कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है, कौन, करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये चार डिफरेंस का बेसिस था जो हमने कवर कर लिया कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो इस चैप्टर से इन दोनों के बीच के डिफरेंस का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। और देखो, अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अगर आप सेकंड चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप जाना हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको हमारे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना, फिर वहाँ पे आप एक पासवर्ड आपको टाइप करना है, और पासवर्ड आपको टाइप करना है प्रिंसराज। आप टाइप करना सारे वर्ड शॉर्ट में बिना किसी स्पेस के, PRINCERAJ, ठीक है। आप पासवर्ड टाइप करोगे, फिर आप ओके करना, फिर आपका जो पीडीएफ था वो ओपन हो जाएगा। आप जब चाहो जहाँ चाहो उसे रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आप एक बार मैसेज कर देना कि आपने डाउनलोड कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, पार्टनर जो भी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, फर्म में लेकर आता है, उस कैपिटल पर हम कुछ इंटरेस्ट उन्हें देते हैं। अब इंटरेस्ट हम तभी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में हमने ये सारी बातें कही है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड ना रहने पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं या नहीं देते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने क्लियर कर दिया आपका। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये बातें नहीं कही गई है तो उस केस में हम कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देते। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ये भी बता दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम तब ट्रांसफ़र करते हैं जब हम इसे फ्लक्चुएटिंग मेथड के बेसिस पे क्रिएट करते हैं। लेकिन हम करेंट अकाउंट में तब ट्रांसफ़र करते हैं जब हम इसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के मेथड पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तब हम इसे क्रेडिट कर देते हैं। अब जो हमारा कैपिटल होता है वो कितने टाइम के लिए हम उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो देखो, साल के स्टार्टिंग में जितने पैसे थे उनसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं कैपिटल पर इंटरेस्ट देना। और उसके बाद अगर हम कुछ एडिशनल उसमें कैपिटल डाल रहे हैं तो उस पर भी हम इंटरेस्ट देते हैं जितने टाइम के लिए, मतलब साल की स्टार्टिंग से साल के लास्ट तक, इतने टाइम ड्यूरेशन में कब तक वो कैपिटल हमारे फर्म में रहा था, तो उस टाइम ड्यूरेशन तक हम उसे देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। मान के चलो मैंने फर्स्ट जनवरी को मैंने पैसे लगाए थे और 31 दिसंबर को वो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी कि कंप्लीट 1 ईयर के लिए हम उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है, मतलब ये दिया ही हुआ नहीं है कि साल की स्टार्टिंग में मैंने कितने पैसे अपने कैपिटल के रूप में मैंने वहाँ पे फर्म में रखे थे। तो हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि साल के अंत में मेरे पास कितने कैपिटल्स हैं। तो मैं देखूँगा, मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 100 रुपये लगाए थे अपने फर्म में, मैंने अपने कैपिटल में 100 रुपये लगाए थे। तो साल के स्टार्टिंग में तो 100 रुपये थे, लेकिन मुझे ये बातें नहीं पता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि साल के स्टार्टिंग में मेरे 100 रुपये थे, लेकिन फिर मैंने 50 रुपये भी विड्रॉ कर लिए थे ड्राइंग से, मतलब मैंने विड्रॉ कर लिए थे वो पैसे। तो साल के अंत में कितने बचे, साल के अंत में बचे 50 रुपीज़। लेकिन अब हमें जब स्टार्ट में ये देखना है कि हमने स्टार्टिंग में साल की शुरुआत में कितने पैसे थे, तो हम क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा 50 रुपीज़ है उसमें ऐड कर दिए विड्रॉवल को। तो 50 + 50 हमारे हो गए ना 100 रुपये। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर आप समझोगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर में हम ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ़ ऑलरेडी डेबिटेड टू पार्टनर्स, इन सभी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम लेस कर देते हैं जो भी एडिशनल फ्रेश कैपिटल हम लेकर आए थे। जैसे मान के चलो मैं 100 रुपये साल की स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपये थे, फिर मैंने 60 रुपये और उसमें ऐड कर दिए, तो साल के अंत में मेरे पास 160 रुपीज़ थे। लेकिन हमें ये देखना है कि साल की स्टार्टिंग में कितने थे, तो मैं माइनस कर दूंगा जो भी एडिशनल कैपिटल मैं लेकर आया था, तो मैं -60 कर दूंगा, तो मेरा टोटल बैलेंस होगा 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ जो है वो मैं साल के स्टार्ट में लेकर आया था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो। जब तक आप एग्जाम्पल लेकर नहीं समझोगे आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो इसे आप देख सकते हो, आप समझ चुके होगे कि हम
कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम जो मेरा कैपिटल था उस कैपिटल से लास्ट डेट तक जितना टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम उसके इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कुछ एडिशनल कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मान के चलो 1 जून को मैंने 50 रुपीज़ और इन्वेस्ट किया था और मतलब ऐड कर दिया था, तो उस केस में 1 जून से 31 दिसंबर तक जो कुछ भी टाइम होता है, टोटल 6 मंथ होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उन सभी को ऐड करके इंटरेस्ट हम देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और देखो मैं आपको इतने टाइम्स दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं आप सभी के लिए इतने वीडियोज़ क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ को अपलोड करने में मेरा खुद का पूरा टाइम जा रहा है। लेकिन बट फिर भी क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट से गाइड किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाओ। और मैं अपने इस चैनल से टॉपर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये तो लास्ट सेशन है जिसमें मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये लास्ट सेशन है और मैंने आपको स्टार्टिंग से गाइड किया है, तो एग्ज़ाम में आप वो करके दिखाओ जो अब तक कोई कर नहीं पाया है। आप 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, आप मिनिमम 480 490 आप स्कोर करके ही लाओ, क्योंकि ये सारे जो मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये सारे यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, सभी को मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ। और अगर मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ तो आप भी अपने तरफ से पूरा दो, अपना बेस्ट दो, ताकि एग्ज़ाम में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर पाओ। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से टॉपर्स क्रिएट करूँ मैं, और मैं उसके लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि टॉपर्स लिस्ट में सबसे पहला नाम है आपका देखूँ, और टॉप 10 में टॉप 10 का मैं अपने चैनल से नाम देखना चाहता हूँ। तो आप रेडी रहो, मेहनत करते रहो, और एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मैं खुद से देखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैं डाउनलोड करूँगा पीडीएफ को, टॉपर्स की पीडीएफ हो, तो उसमें आपका नाम देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेहनत करते रहना। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लोन। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी बातें नहीं की गई है, तो उस केस में हम लोन पर 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉफिट होता है फर्म के लिए, तो इसलिए इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनर्स मैनेजर कमीशन। तो जो पार्टनर्स होते हैं कभी कभी उन्हें अपॉइंट किया जाता है कि आप जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटी है फर्म की, उन सभी को करना, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। इसके अलावा जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें भी अपॉइंट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म के जितने भी मैनेजरियल एक्टिविटी होते हैं उन सभी को परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हें इनके लिए कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हें कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का एक अलग फॉर्मूला होता है, और कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का एक अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, और इसके अलावा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी कि कमीशन का जो रेट तय किया गया है उसे हम यहाँ पे शो करते हैं, फिर हम इसके वैल्यू को निकाल देते हैं। और एक चीज़ आप लोग जान लो कि जो हमारी मैनेजर्स की कमीशन होती है उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं, लेकिन जो हमारे पार्टनर का कमीशन होता है, जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स होता है, उनका जो कमीशन होता है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, इसके अलावा जो मैनेजर का कमीशन होता है उन्हें हम नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो हमारा पार्टनर्स का कमीशन होता है उन्हें हम डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये छोटा सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, सो अ स्पेसिफिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्यों क्रिएट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो देखो ये एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसे हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जितने पार्टनर्स होते हैं उन सभी को हमें प्रॉफिट शेयर करना होता है, लेकिन उन सभी को प्रॉफिट शेयर करने से पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है बाकी सारी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के बाद, इन सारी चीज़ों को करने के बाद, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद हमारा टोटल कितना वैल्यू निकल रहा है, कितना टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है, और उसके बाद हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस अमाउंट्स को शेयर कर देते हैं। तो पार्टनर्स के डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है उन सभी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का कैपिटल होता है उन्हें हम डेबिट कर देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं।
फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उन्हें हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। मतलब अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स है तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उस डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का क्या मतलब होता है। देखो, कभी कभी पार्टनरशिप हमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो किसी पर्सन को, वो किसी पार्टिकुलर मेंबर को इसलिए अपने पार्टनरशिप फर्म में शामिल करते हैं ताकि उनके कैपिटल से जो पार्टनरशिप फर्म है वो और एक्सपैंड हो सके और ज़्यादा वो प्रगति कर सके। तो इसलिए जब वो उस पर्सन को शामिल करते हैं तो वो उन्हें गारंटी दे देते हैं कि हम आपको मिनिमम इतने अमाउंट तो देंगे ही देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, हम आपको इतने अमाउंट मिनिमम देंगे ही देंगे। और ये जो वादा होता है, ये जो गारंटी होता है, ये या तो फर्म के सभी मेंबर मिलकर कर सकते हैं या तो कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जो है, जो इस फर्म का मेंबर है, जो इसका पार्टनर है, वो उन्हें वादा दे सकता है कि हम आपको मिनिमम इतने अमाउंट देंगे ही देंगे। तो दैट इज नॉन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देना। नो मैटर फर्म को लॉस हो रहा है या फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, उन्हें इतने मिनिमम अमाउंट देने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही क्वेश्चन था। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखो, आपने 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने देखा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीज़ों को कभी कभी रिकॉर्ड करना इंसान भूल जाता है। कभी कभी वो जो फर्म होता है वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो इसके कारण जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है और इनफैक्ट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता है सारे पार्टनर्स को, तो किसी पार्टनर्स को जिसको प्रॉफिट होना था, जैसे सैलरी छूट गई, तो जो पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी उसको टोटल जितना अमाउंट उसको मिलना चाहिए था उससे कम मिलता है। तो इस केस में हम उसे कैलकुलेट करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो पार्टनर्स को पैसे मिल नहीं रहे हैं सैलरी के, तो उन्हें कितना का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और इसके अलावा आप ये देखते हो कि जो पार्टनर्स को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मिल गई और एक्स्ट्रा मिल गई क्योंकि सैलरी को हमने पहले डिडक्ट नहीं किया था डिविजिबल प्रॉफिट से, तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आता है वो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम जो हमारा नरेशन होता है, बिंग एडजस्टिंग एंट्री मेड, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चंस। अब देखो, फॉर्मेट होता है एक जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री आपको पता ही होगा, आपने 11th से बनाते आए हो। तो जर्नल एंट्री जो होती है पार्टनरशिप फर्म की, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के पास, तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, किसे डेबिट करते हैं, किसे क्रेडिट करते हैं, एक फाइनल रिविजन हम इन चीज़ों का भी कर लेते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री आपकी पार्टनरशिप फर्म की एक आध क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसे भी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है तो वो हम किस तरीके की एंट्री करते हैं, और उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं तो हम कौन सी एंट्री करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो हम यहाँ पे वैल्यू को इंडिकेट कर देते हैं। मान के चलो A B C 3 पार्टनर्स हैं, एक को मिला 1000, एक को मिला 2000, एक को मिला 500, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जर्नल एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उस वैल्यू को दिखा देते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करते हैं, तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, मतलब पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो पार्टनर्स होता है उन्हें पैसे देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट्स को डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक लाभ होता है जबकि पार्टनर्स के लिए थोड़ा लॉस होता है। इसके अलावा इसका हम नरेशन करते हैं, उसके बाद हम इसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है फॉर पार्टनर सैलरी कमीशन। तो पार्टनर्स को जो सैलरी कमीशन दी जाती है उन्हें हम डेबिट कर देते हैं, फिर हम उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि नरेशन हो गया बिंग सैलरी या कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अब पॉइंट नंबर बी है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टनर सैलरी कमीशन। तो जब हम पार्टनर्स के सैलरी को या कमीशन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं फिर से, और जो हमारा पार्टनर सैलरी था या कमीशन था उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है फॉर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। तो जो प्रॉफिट होता है उन्हें हम जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम सिंपली डेबिट कर देते हैं और जो जनरल रिजर्व होता है उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं, और हम नरेशन कर देते हैं बिग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व।
फिर एक पॉइंट नंबर 5 होता है फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स का जो लोन होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसे आप कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह ये होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स लोन को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम नरेशन कर देते हैं बिग इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। फिर पॉइंट नंबर बी है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसे जब हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो P&L लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते, लोन को हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते, बल्कि इसे हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन चीज़ों को हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, क्योंकि जो हमारा ड्राइंग्स होता है, जो हमारा कैपिटल होता है, ये सारे पार्टनर से जुड़े होते हैं, लेकिन जो लोन होता है वो कोई भी ले सकता है। इस कारण इसे हम P&L अकाउंट में ही सिंपली डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जर्नल एंट्री। अब 7 नंबर पॉइंट है फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन अप्रोप्रिएशन। तो अब जो प्रॉफिट और लॉस होता है उन्हें पार्टनर्स में किस तरीके से शेयर करते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद अगर हमारी फाइनल वैल्यू प्रॉफिट आ रही है, मतलब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस केस में उन सारे प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में। तो उसकी जर्नल एंट्री होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के बेसिस पे हम अगर क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट्स को, तो हम करेंट अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया, ये केस हो गया प्रॉफिट का। लेकिन अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, वही जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक जनरल एंट्री में नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप नरेशन कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट भी जाएंगे। तो इसलिए आप नरेशन जरूर से जरूर करना। इन सभी का नरेशन होगा, अगर हमें लॉस हो रहा है तो उनका नरेशन होगा बिंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, और अगर हम कर रहे हैं प्रॉफिट का नरेशन तो उस केस में इसका नरेशन होगा बिग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल का कंप्लीट रिवीजन वीडियो, और इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के कंप्लीट टॉपिक को कवर किया, और ना सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस बल्कि जो जनरल एंट्री, जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, अब इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इन सारी वीडियोज़ को अपलोड करने में, रिकॉर्ड करने में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत ही ज़्यादा 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेट आई है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सारे जितने भी वीडियोज़ मुझे अपलोड करना है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, जितने सब्जेक्ट्स की वीडियो की आपने डिमांड करी है, क्योंकि हर एक वीडियो को अपलोड करना है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं जनवरी के अंत तक, मतलब जनवरी तक में ही सारी वीडियोज़ को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप इन वीडियोज़ को शेयर करते रहना, ताकि मैं डबल एफर्ट्स के साथ सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पैसा आउट।